चॉइस क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ पावर एम्पलीफायर के क्वेश्चंस के लिए, तो मैं उससे पहले कुछ बेसिक सा बता देता हूँ। सबसे पहले ये हमारा क्या है, लोड लाइन है। तो कौन सी लोड लाइन कौन सी है हमारी, ये जो लाइन है ये हमारी है लोड लाइन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, लोड लाइन, LOAD, ठीक है। तो लोड लाइन पर हमारा क्या होता है, क्यू पॉइंट। अगर क्यू पॉइंट ये अगर हमारे क्लास ए एम्पलीफायर का क्यू पॉइंट क्या होता है हमारा, सेंटर ऑफ लोड लाइन पे। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से बन सकता है हमारा कि जो क्यू पॉइंट है वो कहाँ लाई करता है। तो क्लास ए एम्पलीफायर का करता है बिल्कुल सेंटर ऑफ लोड लाइन पे। क्लास बी का या तो इसको हम बोलते हैं ऊपर वाले को तो सैचुरेशन पॉइंट, और इसको बोलते हैं हम नीचे वाले को कट ऑफ पॉइंट। तो या तो ये कट ऑफ पॉइंट पर होगा या सैचुरेशन पर क्लास बी एम्पलीफायर का क्यू पॉइंट। किसका, क्लास बी एम्पलीफायर का क्यू पॉइंट। और क्लास ए बी के बारे में बात करें तो वो होगा क्लास बी के और क्लास ए के बीच में, क्लास बी के और क्लास ए के बीच में जो ये जगह है यहाँ पे होगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्लास सी का बिलो कट ऑफ पॉइंट के थोड़ा नीचे होगा लोड लाइन के ऊपर। और इसके बाद इस पर क्वेश्चन बनते हैं कि इफ़िशेंसी, तो देखो सबसे कम इफ़िशेंसी क्लास ए की होती है, फिर क्लास ए बी की होती है, फिर क्लास बी की होती है, फिर क्लास सी की होती है। तो मैक्सिमम इफ़िशेंसी होती है क्लास सी की, मिनिमम इफ़िशेंसी होती है क्लास ए की। क्लास ए की या तो 25 या 50 दोनों मैक्सिमम ये रहती है। उसके बाद अराउंड 60 के आसपास होती है मेरी क्लास ए बी की, और क्लास बी की ये हो गई मेरी 50 और 25, और क्लास ए बी की अराउंड 60 होती है, क्लास सी की 90 होती है, और इसकी करीब हमारी होती है 87 के आसपास। तो हम ये कह सकते हैं मोस्टली जो इफ़िशेंसी है वो क्लास ए की सबसे कम होती है, क्लास सी की मैक्सिमम होती है, और डिस्टोर्शन भी क्लास ए में मिनिमम होता है, क्लास सी में मैक्सिमम होता है। अब बात करते हैं हम इसके कुछ क्वेश्चन, और अगर कंडक्शन एंगल के लिए बात करते हैं तो क्लास ए बी का पूरा 360 डिग्री कंडक्शन एंगल होता है। क्लास ए बी का 180 से तो बड़ा होता है, 360 से छोटा होता है। क्लास बी का 180 डिग्री होता है, और क्लास सी का लेस देन 180 डिग्री कंडक्शन एंगल होता है। ये हमारे पावर एम्पलीफायर पर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस वाले पॉइंट्स को याद रखना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पलीफायर क्लास हैव द हाईएस्ट लीनियरिटी एंड लोएस्ट डिस्टोर्शन। अभी मैंने बताया था कि लोएस्ट डिस्टोर्शन किसके अंदर है, क्लास ए पावर एम्पलीफायर के अंदर लोएस्ट डिस्टोर्शन है, और इफिशियंसी भी हमारी क्लास ए पावर एम्पलीफायर की क्या है, मिनिमम है। तो ध्यान रखना है क्लास ए पावर एम्पलीफायर इसकी इफिशियंसी अगर हमारी डायरेक्ट कपल्ड है तो 25% होगी, और अगर ट्रांसफार्मर कपल्ड है तो 50% होगी। क्लास बी की इफिशियंसी हमारी लगभग 80 के आसपास होती है, और हमारी क्लास ए की होती है 90 के। तो ये हमको याद रखना है। उसके बाद हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास हैज पुअरेस्ट लीनियरिटी। तो पुअरेस्ट लीनियरिटी मतलब किसकी है, तो हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम डिस्टोर्शन किसके अंदर होता है, क्लास सी के अंदर। क्लास सी पावर एम्पलीफायर हैव इफिशियंसी बट हैव पुअरेस्ट लीनियरिटी। इफिशियंसी तो मैक्सिमम होती है, पर उसमें क्या होती है, पुअरेस्ट लीनियरिटी होती है सिंस ओनली टेक लेस देन 180 डिग्री। क्लास ए की क्यों मैक्सिमम होती है, क्लास ए जो कंडक्शन एंगल वो 360 डिग्री है, जबकि इसका कंडक्शन एंगल कितना 180 डिग्री से नीचे है क्लास सी का। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पलीफायर कैन नॉट बी यूज्ड एज ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफिकेशन। ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफिकेशन के लिए कौन सा एम्पलीफायर को यूज नहीं किया जाता, तो हम नहीं कर सकते किसको, क्लासिक पावर एम्पलीफायर को। क्यों नहीं कर सकते क्लासिक पावर एम्पलीफायर, क्योंकि जिसमें डिस्टोर्शन ज़्यादा है तो उसको हम ऑडियो फ्रिक्वेंसी के लिए यूज नहीं कर सकते। तो ये भी याद रखना है क्लास सी। और एक पॉइंट शायद मैंने इसमें क्वेश्चन को इंक्लूड किया नहीं किया है, जो क्लास बी एम्पलीफायर है उसके अंदर क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन होता है। कौन सा, क्रॉस ओवर, जबकि उसको रिमूव करता है क्लास ए बी एम्पलीफायर। तो एक क्वेश्चन ये भी हो जाएगा कि जो क्लास बी पावर एम्पलीफायर है उसमें जो क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन प्रोड्यूस होता है, जनरेट करता है, और जबकि क्लास ए बी उसको रिमूव करता है। इसके बाद आगे विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पलीज लेस इफिशिएंट देन अदर्स। तो इफिशियंसी किसकी कम है, तो मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया था कि जो क्लास ए बी की इफिशियंसी है 25%, अगर हमारी बात करते हैं हम डायरेक्ट कपल्ड की, और 50% हमारे ट्रांसफार्मर कपल्ड की। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द थ्योरेटिकल एफिशिएंसी ऑफ 50%। अगेन तो किसका आ गया, क्लास ए का 50% किस में होती है, क्लास ए में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव थ्योरेटिकल एफिशिएंसी ऑफ 78.5। तो ये 78.5 होती है क्लास बी की, याद रखना है क्लास बी की। क्लास ए की कितनी होती है हमारी, क्लास ए की होगी हमारी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाती है 50%। कितनी है, 50%। क्लास डी की हमारी बात करेंगे तो ये
अबव 90 होगी, क्योंकि पर हमारे इस सिलेबस में है नहीं। क्लास सी की लगभग 90 के आसपास होती है और क्लास बी की 78.5 होती है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि कौन सा हमारी एफिशिएंसी क्या होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सूटेबल फॉर मेकिंग ट्यूनिंग सर्किट। तो ट्यूनिंग सर्किट के लिए कौन सा यूज किया जाता है, हमारा क्लास सी पावर एम्पलीफायर यूज किया जाता है। क्लास सी पावर मोस्ट सूटेबल फॉर एम्पलीफायर फॉर ट्यूनिंग सर्किट, रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफिकेशन, इट एम्प्लॉय फिल्टरिंग एंड हेंस फाइनल सिग्नल इज कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल। तो एक्सेप्टेबल होता है हमारा कम्प्लीटली। द प्रॉब्लम इन विच आउटपुट सिग्नल इज नॉट एन एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन आउटपुट सिग्नल एम्पलीफाई कलेक्टिवली आर कॉल्ड एज। अगर हमारा जो आउटपुट सिग्नल है वो एग्जैक्टली रिप्लेस नहीं है इनपुट सिग्नल का, तो हम उसको क्या कहेंगे कि मतलब एक तरह से वो हमारे उसमें क्या हो गया, डिस्टोर्सन होगा। ऐसी चीज़ को क्या कहेंगे हम, डिस्टोर्सन होगा। अगर हमें आउटपुट पूरा प्राप्त नहीं हो रहा है कंप्लीटली, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टोर्सन। द डिस्टोर्सन कॉज बाय मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज इज कॉल्ड ए। कौन सा डिस्टोर्सन है जो मल्टीपल फ्रिक्वेंसी के कारण होता है, जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा डिस्टोर्सन होता है हार्मोनिक डिस्टोर्सन। हार्मोनिक डिस्टोर्सन इज कॉज्ड बाय नॉन लीनियरिटी ऑफ। तो ये हार्मोनिक जो डिस्टोर्सन होता है ये किसकी नॉन लीनियरिटी से होता है, ये एक्टिव एलिमेंट से होता है। तो कई बार ऑप्शन में आपको ये भी मिल जाएंगे इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, वो रेजिस्टेंस, और एक आ जाएगा ट्रांजिस्टर। तो एक्टिव कंपोनेंट क्या है हमारा, ट्रांजिस्टर, तो वो हो जाएगा हमारा ट्रांजिस्टर। तो ये डिस्टोर्सन D1, D2, D3, D4 आर डिस्टोर्सन प्रोड्यूस बाय सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रेस्पेक्टिवली। देन टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्सन इज। तो टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्सन निकालने का फॉर्मूला है A इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस D3 का स्क्वायर। तो इसकी हम लेते हैं रिजल्टेंट हार्मोनिक इज RMS वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल हार्मोनिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट क्लास बी पावर एम्पलीफायर। क्लास बी पावर एम्पलीफायर के लिए क्या कथन सत्य नहीं है, क्लास बी पावर एम्पलीफायर के लिए। इट हैज 0 DC वाइस, दे हैव एन एफिशिएंसी लेस देन दैट ऑफ क्लास ए एम्पलीफायर विल। ये नॉट ट्रू पूछा है इसमें ना, इस क्वेश्चन में। द क्वेश्चन पावर डिसिपेशन इज 0 एंड द कंडक्शन एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, दे हैव इन एफिशिएंसी लेस देन दैट ऑफ क्लास ए पावर एम्पलीफायर। बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्लास बी की एफिशिएंसी होती है 78.5, जबकि क्लास ए की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है 50। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारी क्लास ए पावर एम्पलीफायर से इसकी ज़्यादा होती है, जबकि इसमें बी ऑप्शन में दे रखा है वो क्लास ए एम्पलीफायर के बजाय कम होती है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ क्लास बी पावर फॉर साइनोसोडल इनपुट। तो हमारा आउटपुट क्या होगा क्लास बी, तो हमारा होगा हाफ साइनोसोडल, क्योंकि ये 180 डिग्री ही इसका कंडक्शन एंगल है। तो या तो हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल आती है इसमें एक बार में, या हमारी क्या होती है, ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी। अगर हमारा क्यू पॉइंट सैचुरेशन पॉइंट पर है तो हमें नेगेटिव हाफ साइकिल मिलेगी, और अगर हमारा क्यू पॉइंट कट ऑफ पॉइंट पर है तो हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलती है। ये मैंने एक वीडियो में पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है पावर एम्पलीफायर, तो वो वीडियो देख सकते हैं। इन क्लास बी एम्पलीफायर इट इज़ फाउंड दैट डीसी पावर इज 25 वॉट, फाइंड एंड एसी पावर। तो क्लास बी पावर एम्पलीफायर में हमें डीसी पावर दे रखी है, एसी पावर निकलवाई है। तो डीसी पावर अपॉन इसका हमारा ये हो जाएगा डीसी पावर अपॉन एसी पावर। तो ये 0.4 दे रखी है फिगर ऑफ मेरिट। तो फिगर ऑफ मेरिट हमारी क्लास बी की क्या होती है 0.4, तो उससे हम कैलकुलेट कर देंगे 62.05 वॉट। व्हाट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ क्लास बी पावर एम्पलीफायर अचीव। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कैसे आएगी क्लास बी पावर एम्पलीफायर की, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 - बी मिनिमम अपॉन बी मैक्सिमम इंटू 78.5। तो बी मिनिमम की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी हमारी, तो क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम एफिशिएंसी हो जाएगी। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ क्लास बी पावर एम्पलीफायर। तो डिसएडवांटेज क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये डिस्कस किया था कि जो क्लास बी पावर एम्पलीफायर में क्रॉस ओवर डिस्टोर्सन अक्योर होता है, और क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर इस क्रॉस ओवर डिस्टोर्सन को रिमूव करता है। द आउटपुट स्टेज ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर इज कॉल्ड ए। जो आउटपुट स्टेज है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की, वो कौन सी होती है, हमारी पावर स्टेज होती है। क्या होती है, पावर स्टेज होती है। और ऐसे ही कपलिंग इज जनरली एम्प्लॉयड इन पावर एम्पलीफायर। तो पावर एम्पलीफायर में हमारी जो कपलिंग यूज करते हैं हम, वो होती है हमारी ट्रांसफॉर्मर कपलिंग। नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर। जो नेगेटिव फीडबैक क्या करता है, इंप्रूव करता है सिग्नल टू नॉइज रेशियो एट द इनपुट, इंप्रूव द सिग्नल टू नॉइज रेशियो एज आउटपुट, डू नॉट इंप्रूव द सिग्नल टू नॉइज रेशियो और रिड्यूस डिस्टोर्सन। तो नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर पूरा वीडियो डाल रखा है, हमारे डिस्टोर्सन को रिमूव करता है। ठीक है, और ये मैंने एक पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कितना डिस्टोर्सन को रिमूव करता है। ये मल्टी वाइब्रेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज टू इम्प्लीमेंट। तो जो मल्टी वाइब्रेटर है वो कौन सी सर्किट है, ऑसिलेटर है, टाइमर है, फ्लिप फ्लॉप है, ऑल ऑफ अबव मेंशन है। मल्टी वाइब्रेटर इलेक्ट्रॉनिक यूज टू इम्प्लीमेंट ए वैरायटी ऑफ सिंपल टू स्टेज सिस्टम्स, एंड टू स्टेज सिस्टम्स आर एन ऑसिलेटर्स भी हो सकते हैं, टाइमर्स भी हो सकते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स भी हो सकते हैं। आउटपुट व्हेन इट ट्रिगर्ड। ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज एनी। ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कौन सा होता है,
एक होता है ए स्टेबल, एक होता है मोनो स्टेबल, एक होता है बाई स्टेबल। ए स्टेबल में हमारी कोई भी स्टेज है वो स्टेबल नहीं होती है, और उसमें मोनो स्टेबल में एक स्टेबल होती है, एक क्वासी स्टेबल स्टेट होती है, और फिर अगर हम उसके लिए बात करते हैं बाई स्टेबल में हमारी दोनों ही हमारी स्टेबल स्टेट होती है। ए स्टेबल सर्किट एक्ट एज एन एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, मल्टीप्लेक्सर। तो ए स्टेबल हमारा ए स्टेबल सर्किट कौन सी है? रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। अब बात करते हैं हम ऑसिलेटर क्वेश्चन पे। पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, 50 क्वेश्चन मैं उस पर डाल चुका हूँ। अब कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूँ 51 से। एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ लिमिटिंग ऑसिलेटर। तो सेल्फ लिमिटिंग ऑसिलेटर हमारा है एलसी ऑसिलेटर, आल कॉल्ड सेल्फ लिमिटिंग ऑसिलेटर। तो एलसी ऑसिलेटर का एग्जांपल कौन सा? हार्टले ऑसिलेटर। तो ये पता होना चाहिए। बेंच ब्रिज, आरसी, फेज शिफ्ट, ये सारे के सारे हमारे ये दोनों की दोनों हमारे आरसी ऑसिलेटर्स हैं। और जो हार्टले ऑसिलेटर है, हार्टले हुआ, कॉलपिट हुआ, क्लैप हुआ, ये तीनों हमारे क्या हैं? एलसी ऑसिलेटर्स हैं। तो इनको हमारे क्या कहते हैं? सेल्फ लिमिटिंग ऑसिलेटर्स। व्हाट विद द ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी ऑफ हार्टले ऑसिलेटर की L1 L2 दे रखी है, 10 1 एम्पियर 2, तो कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी है। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे 1/2π√LC, ये हमारी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होती है। इसमें अगर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू निकल आएगी 5.72 10⁻⁴ हर्ट्स। तो आंसर हो जाएगा मेरा इसका 5.7 × 10⁻⁴ हर्ट्स, तो ये जगह 57 किलो हर्ट्स। उसके बाद व्हाट इज द फीडबैक यूज्ड इन द कॉलपिट ऑसिलेटर। कॉलपिट ऑसिलेटर में कौन सा फीडबैक यूज होता है? हमारा होता है वोल्टेज सीरीज फीडबैक। चाहे वो हार्टले हो, कॉलपिट हो, क्लैप हो, सबकी सब में हमारा वोल्टेज सीरीज होता है। पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ये फीडबैक एम्पलीफायर फीडबैक सर्किट है जो कि हमारे आउटपुट पर जुड़ी हुई है। विच कंपोनेंट ऑफ कॉलपिट ऑसिलेटर यूज्ड इन फीडबैक सर्किट। तो देखो ये हमारा कौन सा है? ये कॉलपिट ऑसिलेटर है। तो उसमें पूछा विच कंपोनेंट, तो हमारा फीडबैक कौन सा जुड़ा हुआ है? इंडक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलपिट ऑसिलेटर यूज्ड इन द फीडबैक सर्किट। क्या यूज किया जाता है? ए कैपेसिटर एंड सेंटर ट्रैप सिंपली टू कैपेसिटर पैरेलल टू इंडक्टर एक्टिंग एज ए वोल्टेज डिवाइडर एंड फीडबैक सिस्टम प्रोवाइडिंग फीडबैक बाय एम्पलीफाइंग ट्रांजिस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क यूज टू गिव द फीडबैक टू द ट्रांजिस्टर। तो हमारा फीडबैक ट्रांजिस्टर के लिए कौन सी यूज करते हैं हम? वो करते हैं कैपेसिटर वोल्टेज डिवाइडर। हाउ मैनी कैपेसिटर्स आर देयर इन द टैंक ऑफ कॉलपिट। ये सारी बात कॉलपिट ऑसिलेटर की चल रही है। तो देखो कितने हैं, क्या पूछा है इसमें? हाउ मैनी कैपेसिटर्स पूछे हैं। तो ये देखो डायग्राम में कितने कैपेसिटर हैं? 2 कैपेसिटर हैं। किसके अंदर? कॉलपिट के अंदर। हाउ मैनी इंडक्टर आर देयर इन टैंक सर्किट। तो टैंक सर्किट में कितना? 1 इंडक्टर। कॉलपिट ऑसिलेटर के अंदर 1 इंडक्टर होता है, 2 कैपेसिटर होते हैं। कैपेसिटर सर्किट कॉन्फ़िगरेशन इन कॉलपिट ऑसिलेटर इम्प्रूव। तो जो कैपेसिटर सर्किट है वो क्या इंप्रूव करती है? फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी को हमारे को इम्प्रूव करती है। किसके अंदर? कॉलपिट ऑसिलेटर के अंदर। एक्टिव एलिमेंट यूज्ड इन कॉलपिट ऑसिलेटर। चाहे कॉलपिट हो, हार्टले, कोई भी हो, एक्टिव जो एलिमेंट क्या जुड़ा रहता है? हमारा ट्रांजिस्टर। RFC चौक कॉइल प्रेजेंट इन कॉलपिट ऑसिलेटर circuit is for high reactance oscillation, low reactance oscillation, variable reactance oscillation, biasing to oscillation। तो इसका है हाई रिएक्टेंस टू ऑसिलेशन। जो RFC कोयल हमारी होती है, चौक कोयल, वो जो कॉलपिट में होती है वो किस लिए होती है? हाई रिएक्टेंस टू द ऑसिलेशन। RFC चौक इज प्लेस्ड इन द कॉलपिट ऑसिलेटर इंस्टेंट ऑफ रजिस्टर टू प्रोवाइड। तो अभी यही था लो रेजिस्टेंस टू DC। क्या करते हैं? लो रेजिस्टेंस टू DC। रेजिस्टेंस आर प्रोवाइड इन Colpit oscillator to provide high impedance oscillation, bias resistor provide stability to the tank, increase impedance for the oscillation। तो जो हम रजिस्टर प्रोवाइड कराते हैं, रजिस्टर हमारे किस लिए कराते हैं? बाइसिंग ट्रांजिस्टर के लिए। कॉलपिट के अंदर वो फीडबैक में नहीं लगे रहते हैं। फ्रिक्वेंसी ऑफ, अगर हम फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं तो 1/2π√LC रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी हमारी इसकी क्या होती है? फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जिसको हम बोलते हैं होती है 1/2π√LC। कॉलपिट ऑसिलेटर यूजेज विच टाइप ऑफ फीडबैक। तो कौन सा है? अगर ऑसिलेटर है तो वो हमेशा पॉजिटिव फीडबैक ही अप्लाई करेगा। टू इंश्योर कांस्टेंट फीडबैक विच मेथड यूज्ड इन कॉलपिट ऑसिलेटर। कॉलपिट ऑसिलेटर के अंदर विच मेथड यूज फॉर कॉलपिट ऑसिलेटर, तो वो होता है हमारा गैंग ट्यूनिंग, क्योंकि ये हमारा टैंक सर्किट का काम करता है ना। विच कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यूज्ड फॉर कॉलपिट ऑसिलेटर। तो ट्रांजिस्टर कौन सा लेते हैं हम? कॉलपिट में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट तो हमारी टैंक सर्किट देती है, तो 180 डिग्री का फेज कौन सा देता है? कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। मैंने बताया था तीनों RC जो हमारे होते हैं
सॉरी LC हमारे ऑसिलेटर्स होते हैं, चाहे वो हार्टले हो, कोलपिट हो, क्लैप हो, उस सब के अंदर अगर हम BJT यूज करते हैं तो BJT हमारा होगा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। फेस शिफ्ट प्रोवाइडर ओवरऑल टैंक सर्किट 180 डिग्री का फेस शिफ्ट होता है, मैंने बताया 180 डिग्री का फेस शिफ्ट देता है, 180 डिग्री हमारा ट्रांजिस्टर देता है। द गेन डिवाइस इन कोलपिट ऑसिलेटर एक्ट एज ए, किसकी तरह काम करता है? बैंड पास फिल्टर की तरह। द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कोलपिट ऑसिलेटर ओवर हार्टले ऑसिलेटर इज, कोलपिट ऑसिलेटर परफॉर्म्स इन, जो उसका डिसएडवांटेज था हाई फ्रिक्वेंसी रीजन में हमारा हार्टले नहीं कर पा रहा था, तो ये इसका एडवांटेज है कोलपिट का कि ये हाई फ्रिक्वेंसी रीजन में भी अच्छे से परफॉर्मेंस देता है। कोलपिट ऑसिलेटर प्रोवाइड मोर प्रीफर्ड देन हार्टले ऑसिलेटर बिकॉज ऑफ इट्स, किसके कारण? कैपेसिटिव एलिमेंट के कारण इसे क्या है, हाई फ्रिक्वेंसीज पे हमारी वैल्यू इंप्रूव कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट द कैरेक्टरिस्टिक क्रिस्टल ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर की कौन सी ये इसमें से नहीं है? वो है डीप फ्रिक्वेंसी डिपेंड एक्सटर्नल रजिस्टर एंड कैपेसिटर, ये हमारा इसका नोट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये हाईली स्टेबल विद टाइम होता है, हाईली स्टेबल विद टेम्परेचर होता है, हाईली सेलेक्टिव होता है, क्रिस्टल ऑसिलेटर की ये खासियत है। तो कौन सी नहीं है? फ्रिक्वेंसी डिपेंड्स एक्सटर्नल रजिस्टर एंड कैपेसिटर। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर कंसेंट, तो हमारी जो इक्विवेलेंट सर्किट है 1 इंडक्टर एंड 2 कैपेसिटर होते हैं, इसमें टैंक सर्किट बनती है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो शो करता है। द पैरेलल कैपेसिटेंस इन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर रिप्रेजेंट इंटर इलेक्ट्रोड्स, कैपेसिटेंस के बराबर होती है हमारी जो इसकी कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट सर्किट जो होती है। द इंडक्टेंस ऑफ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर रिप्रेजेंट डी, क्या करती है वो? मास करती है। द इंडक्टेंस ऑफ द क्रिस्टल ऑसिलेटर फिजिकली रेफर टू द मास ऑफ द ऑसिलेटर, इसको हम मास ऑफ द ऑसिलेटर भी बोलते हैं। द रेजिस्टेंस इन द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर रिप्रेजेंट ये अभी हमने कर ही लिया है, विस्कस फैक्टर। द रेजिस्टेंस इन द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर रिप्रेजेंट क्या करता है वो? विस्कस। द रेजिस्टेंस इन द इक्विवेलेंट सर्किट रिप्रेजेंट द फ्रिक्शन ऑफ द क्रिस्टल इंटरनल स्ट्रक्चर, और वी कैन द विस्कस फैक्टर। देखो बस थोड़ी सी है, जो इंडक्टेंस है वो मास ऑफ द ऑसिलेटर बता रहा है, जबकि रेजिस्टेंस है वो विस्कस फैक्टर ऑफ द बता रहा है क्रिस्टल ऑसिलेटर के अंदर। द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्रिस्टल ऑसिलेटर कम्स पैरेलल रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्रिस्टल ऑसिलेटर बिकम्स, क्या हो जाती है? इनफाइनाइट। ये क्रिस्टल ऑसिलेटर के ऊपर कई सारे क्वेश्चन कर दिए हैं, तो आपको मिलेंगे नहीं जल्दी से क्रिस्टल ऑसिलेटर के, जहाँ पे मैंने इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करी है। बहुत ज़्यादा मैं जल्दी से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ पूरा डिटेल में। द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सर्किट इज लेस देन सीरीज रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, क्रिस्टल ऑसिलेटर एक्ट एज ए इंडक्टर एंड कैपेसिटर, रजिस्टर एंड ट्रांजिस्टर, तो किसकी तरह काम करते हैं? बी, एज ए कैपेसिटर। The reactance of the crystal oscillator will be inductive if oscillator operating frequency is in between parallel resonance frequency and series। अगर हमारी जो parallel resonance frequency और series resonance frequency का अगर बीच में होता है तो the reactance of crystal oscillator जो हमारा क्या करेगा वो inductive होगा operating frequency। The crystal can be used to replace inductor in Colpit oscillator। क्या है? Colpit oscillator। द क्रिस्टल ऑसिलेटर ऑपरेटिंग बिटवीन WS एंड WP, मतलब ये हो गया हमारा सीरीज रेजोनेंस एंड पैरेलल रेजोनेंस इंडक्टिव, हेंस इट कैन बी रिप्लेस्ड इंडक्टर इन द कोलपिट ऑसिलेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट बेसिक वर्किंग ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर, कौन सा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है हमारा जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर के अंदर? कौन सा होता है? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा होता है। ना फोटोवोल्टाइक होता, ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता, ना इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन होता, ओनली होता पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द क्रिटिकल एप्लीकेशन क्वार्ट्ज ऑसिलेटर इज यूजुअली कंटेन इन द कंटेनर इज कॉल्ड क्रिस्टल ओवन, क्रिस्टल बेस, सिलिकॉन कंटेनर, क्रिस्टल कंटेनर, तो क्या होगा? क्रिस्टल ओवन। क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड अपॉन सी, शेप ऑफ द क्रिस्टल। जो क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी है वो डिपेंड किस पर करती है? हमारी शेप ऑफ द क्रिस्टल पर। द मेजर द फ्रिक्वेंसी ड्यू टू द नॉन आइडियल लोड इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी पुलिंग। अगर हमारी फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है नॉन आइडियल लोड के कारण तो उसे हम कहेंगे फ्रिक्वेंसी पुलिंग। क्लैप ऑसिलेटर इज एन LC ऑसिलेटर। क्लैप ऑसिलेटर मैंने बताया था क्या है हमारा? LC ऑसिलेटर है क्लैप ऑसिलेटर। विच ऑफ द फाइव यूज, अगेन मैंने कहा था इसमें कोई सा भी हो उसमें पॉजिटिव फीडबैक होता है, ठीक है। ऑसिलेटर है तो वो हमारा बार क्वेश्चन क्राइटेरिया को फॉलो करता ही है। When constructing variable frequency oscillator among clap oscillator, the Colpit oscillator which one is preferred?
तो कौन सा हम क्लैप ऑसिलेटर यूज करते हैं। अगर हम कर रहे हैं कोई वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर बना रहे हैं तो हम क्लैप को प्रेफर करते हैं बजाय कोलपिट के। क्यों? द स्ट्रे थर्ड कैपेसिटर इन द कैपेसिटर डज नॉट हैव ए नेगेटिव इफेक्ट ऑन फ्रिक्वेंसी इंस्टेंट मोर स्टेबल एंड एक्यूरेट देन कोलपिट ऑसिलेटर। तो कोलपिट ऑसिलेटर की बजाय मोस्ट एक्यूरेट एंड स्टेबल देती है, किसके लिए? थर्ड कैपेसिटर लगने के कारण। इसलिए हम क्लैप ऑसिलेटर इज बेटर होता है किसके ऊपर? एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एडवांस वर्जन होता है हमारा कोलपिट ऑसिलेटर का। इन क्लैप ऑसिलेटर वोल्टेज इज डिवाइडेड बाय यूजिंग कैपेसिटर्स। जो क्लैप ऑसिलेटर है इसमें वोल्टेज इज डिवाइडेड बाय यूजिंग किसके थोड़ा होता है? कैपेसिटर्स के कारण होता है। इन क्लैप ऑसिलेटर 3 कैपेसिटेंस दे दिया, C1, C2, C3 एंड C1 यूज्ड इन अपर कैपेसिटेंस, C2 इन लोअर कैपेसिटेंस, डिवाइड एंड थर्ड कैपेसिटेंस। तो फॉर परफेक्ट ऑपरेशन तो हमारा जो होता है फॉर मिनिमम कैपेसिटेंस वैल्यू होती है वो होती है हमारी थर्ड C3 के कारण। जब आप इसकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑसिलेटर विच वन इज मोर एक्यूरेट? क्लैप ऑसिलेटर क्यों है मोस्ट एक्यूरेट? हार्टले की कुछ कमी थी वो हमने कोलपिट में पूरी करी, और कोलपिट की जो हमारी कमी थी वो हमने क्लैप में पूरी करी। तो थर्ड स्ट्रे कैपेसिटेंस इन द क्लैप ऑसिलेटर डज नॉट हैव नेगेटिव इफेक्ट, frequency obtained is instant more stable and accurate than Colpit oscillator. The series capacitance in the equivalent circuit of crystal oscillator represent क्या करती है? कॉम्प्लियंस। अगर सीरीज कैपेसिटेंस की बात करते हैं हमारे क्रिस्टल ऑसिलेटर के लिए तो मैंने कई क्वेश्चन बने, इसमें एक विस्कस फैक्टर वाला बना है, एक कॉम्प्लियंस वाला बना है, एक और क्वेश्चन बना था। तो द सीरीज कैपेसिटेंस ऑफ ऑसिलेटर फिजिकली रिप्रेजेंट कॉम्प्लियंस ऑफ द ऑसिलेटर। तो यहाँ पे हमारी ये 90 क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।